हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया। ओके, सो हमें पता है जो लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने ही सिविल और मिलिट्री रिफॉर्म जो थे वो स्टार्ट किए थे अंडर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, इनके सिविलियन रिफॉर्म में इन्होंने बैन कर दिए थे गिफ्ट वगैरह लेना। जो इनके ऑफिशियल्स थे वो ना वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे, ना वो कहीं से गिफ्ट वगैरह ले सकते थे। इन सब चीज़ों को रॉबर्ट क्लाइव ने बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म किए। इसमें इन्होंने जो डबल अलाउंस मिलता था सोल्जर्स को वही बंद कर दिया। और 1766 से इन्होंने कहा डबल अलाउंस सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स को मिलेगा जो बंगाल और बिहार के आउटसाइड एरियाज में सर्व करेंगे। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं कुछ, उसमें जो क्लाइव होते हैं उन्होंने एक डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का भी स्टार्ट किया था बंगाल में, जिसमें निज़ाम वाला था पूरा सिस्टम जो हमने पीछे देखा वही। लेकिन उसके बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, जब वो बनते हैं गवर्नर जनरल, तो वो इस डुअल सिस्टम को जो बंगाल में क्लाइव ने स्टार्ट किया था उसको स्टॉप कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, बाद में जो ट्रेजरी होती है स्टेट की उसको भी शिफ्ट कर देते हैं मुर्शिदाबाद से कोलकाता। ठीक है, और वो उनको लगता है, यानी वॉरेन हेस्टिंग को ये लगता है कि जो जितनी भी सारी लैंड है वो रूलर से बिलोंग करती है, तो वही सारे डिसीजन लेगा। तो रेवेन्यू फील्ड को रिफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, रेवेन्यू फील्ड को रिफॉर्म करने के लिए वो वॉरेन हेस्टिंग एक ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है। ठीक है, बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग है 1774 में जब गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं 5 मेंबर्स की, ताकि सारे बंगाल के अफेयर्स को, सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सके, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इसके चेयरमैन होते हैं गवर्नर जनरल हिमसेल्फ, लाइक वॉरेन हेस्टिंग थे इसके। ठीक है, फिर कुछ और रिफॉर्म्स भी करते हैं ये, पुलिस, जुडिशरी, टैक्सेशन, फौजदारी रिलेटेड एक्ट्स आते हैं वो भी। जो इसके डिटेल जो ये वाले सारे रिफॉर्म्स होते हैं ये उसके बाद में होते हैं कॉर्नवालिस के टाइमिंग पे। इनिशिएटिव इन्होंने किए थे कुछ वो होते हैं, लेकिन डिटेल में कॉर्नवालिस के टाइम पे। देन उसके बाद में कुछ एसोसिएशन भी बनती हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। उसमें मेन है एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनती है 15 जनवरी 1784 में। देन वॉरेन हेस्टिंग और वेलेज़ली ने जो रिंग फेंस थ्योरी थी वो इन्हीं दोनों से रिलेट करती थी कि एक रिंग जैसी बना लो पूरी टेरिटरी को रूल करने के लिए, और ताकि दूसरे जो लोग हैं वो उसमें आसानी से इंटरफेयर ना कर पाए, ना आसानी से बाहर जा पाए। ठीक है, देन इम्पीचमेंट एक प्रोसीडिंग होती है अगेंस्ट दी वॉरेन हेस्टिंग कि इन्होंने बहुत एट्रोसिटीज़ की हैं और बहुत सारी इनजस्टिस की लोगों के साथ अपने पूरे टेन्योर में, तो इनको बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर जो जितने भी ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स आए उन्होंने जो जो मेजर पॉलिसीज़ इंडिया में फॉलो की उनकी ये लिस्टिंग है। जैसे कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन प्रिंसेस 1740 से 1765 तक चली। देन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस आई 1765 से 1813 तक चली। देन पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन 1813 से 1857 तक। देन पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन 1858 से 1935 तक। देन पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 से 1947 तक। ठीक है, पता होना चाहिए, ये मेंस में बहुत काम आता है। देन ब्रिटिशर्स डेवलप उन्होंने क्या किया था, एक नया जुडिशरी का सिस्टम डेवलप किया था जो हायरार्किकल था, यानी ऊपर नीचे से छोटा ऑफिसर फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये ऐसे करके एक पूरी हायरार्की चलाई थी। ठीक है, और इसमें 2 तरीके का इंस्टीट्यूट, एक थे दीवानी कोर्ट, एक थे फौजदारी कोर्ट। इसमें जो फौजदारी कोर्ट थे वो क्रिमिनल मैटर्स के लिए थे और जो दीवानी कोर्ट थे ये सिविल मैटर्स के लिए थे। अभी भी बेसिकली इंडिया में अभी भी ये चलता है। फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने जितनी भी पावर्स थी वो सारी पावर किसके हाथ में कलेक्ट कर दी, वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था ये। बाद में इसको रिजिट किया था
और ज़्यादा रिजिड इस सिस्टम को किया था कॉर्नवालिस ने। और क्या हुआ था, ये ज़्यादातर पावर्स थी किसके हाथ में दी गई थी, कलेक्टर के हाथ में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 1787 में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसको दीवानी राय जज बनाया गया, दीवानी कोर्ट का, और कुछ फौजदारी कोर्ट की जो पावर्स थी वो भी वहाँ से लेके उसको दी गई, ठीक है। फिर 1990 और 92 के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट थे इंडियन जजेस के लिए जो बनाया गया था, इसमें इंडियन जजेस भी थे, उसको पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे 4 सर्किट कोर्ट लाया गया। उसमें 3 बंगाल में थे और 1 बिहार में बनाया गया, ठीक है। उस कोर्ट को हेड कौन करता था, यूरोपियन ऑफिशियल्स, लेकिन हेल्प करने के लिए इंडियन काजी और मुफ्ती भी वहाँ पे लगाए गए थे, ठीक है। फिर आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस क्या करते हैं, इस चीज़ को और स्पेशलाइज्ड करते जाएंगे। वो लाते हैं कॉर्नवालिस कोड और कहते हैं कि जो भी इंडिया में जो जितने भी रिफॉर्म होंगे उसका वो किस चीज़ पे बेसिस होंगे, ऑन द लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो वो ये क्या करते हैं, जो डीएम होता है उससे रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले तो अलग अलग करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, जुडिशियल और जो फौजदारी पावर है वो कलेक्टर से वो ले लेंगे, ठीक है। और उसको सिर्फ पावर कौन सी देंगे, टैक्स कलेक्शन की, रेवेन्यू कलेक्शन की, ठीक है। फिर एक नई हायरार्की ऑफ ऑफिसर बनेगी, डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट, जो सिविल मैटर्स को डील करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो जजेस थे उनका वर्क था फौजदारी वाला भी और पुलिस वाला भी, ठीक है। उसके बाद में कॉर्नवालिस क्या करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब ये इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं यही बाद में जो अभी हमारा यूपीएससी ये सब चल रहा है उसका बेसिस कॉर्नवालिस से ही स्टार्ट है, ठीक है। अब जो कॉर्नवालिस थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे 1786 से 1793 तक। बाद में 1805 से लेके मतलब कुछ महीने तक फिर से दोबारा बने। इनकी डेथ हुई गाजीपुर यूपी, ठीक है। इनकी ग्रेव है गाजीपुर में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं वेलेजली के टाइम पे मराठा से वॉर चलती है, उसमें एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में। उसमें जो लॉर्ड वेलेजली होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो बाजीराव सेकंड है ये क्या रहेंगे, यही मराठा चीफ की तरह काम करेंगे, ही विल बी द फेस ऑफ मराठा पावर। तो अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, तो सब्सिडी अलायंस में ये था कि जो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे पेशवा ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब पेशवा के ऑफिस को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इंग्लिश प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स अपने 6000 सोल्जर्स को पेशवा के एरिया में रखेंगे पूना में, और वो उनको उनके लैंड को प्रॉमिस करेंगे पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, उनको रेवेन्यू के लिए भी देखेंगे, और उनको उसके लिए पेशवा उनको कितना रुपीज़ देगा, पे बैक करेगा 26 लाख एनुअली। सॉरी, थ्रोट इज नॉट वर्किंग वेल, ठीक है। तो जो वेलेजली से बाद में वेलेजली 1798 से लेके 1805 एडी तक सब्सिडी लाइन को बहुत क्लेवरली यूज़ करते हैं एज ए टूल। इंडियन जितने भी प्रोविंस थे इंडिया के उनको एज ए पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स की तरह यूज़ करते हैं। वो एक तरीके से उनको विश्वास दिला देते हैं कि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो ब्रिटिश फोर्सेस कर पाएंगी जब वो उनके एरिया में रहेंगी तभी, और जबकि इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का था। इंडियन जो प्रोविंसेस के जो किंग्स थे उनको इसमें कोई रियल बेनिफिट नहीं था, ठीक है। हालांकि जो मेथड है इसको डुप्लेक्स ने ओरिजिनली यूज़ किया था इंडिया में, लेकिन उनको फुल शेप एकदम स्ट्रांगली यूज़ किया था लॉर्ड वेलेजली ने। और जो फर्स्ट सब्सिडी अलायंस था वो साइन हुआ था 1765 में अवध के साथ। तो उन्होंने जब फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को पे करने के लिए वो राज़ी हो गए थे, जब उन्होंने
ब्रिटिश कंपनी ने बोला कि वो उनके जितनी भी बाउंड्रीज हैं अवध की उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो वेलेजली वाला आया सब्सिडरी एयरलाइंस, उसको सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया है, तो एक छोटा सा एक्रोनिम याद रखिए, HMT, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये फर्स्ट 3 हैं, ओके। उसके बाद में फिर आते हैं अवध, पेशवा, भोसले ऑफ विरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के जुलाई 1828 AD में। इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, कुछ जो इविल सोशल प्रैक्टिसेस थी इंडियन सोसाइटी में उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लाइक सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने एक न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जिसको इन्होंने काफ़ी हद तक फॉलो किया। इनका ये था कि मैं किसी भी इंडियन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करूँगा डायरेक्टली, जबकि ये पॉलिसी जो थी ये सब्सिडी अलायंस के बिल्कुल अपोजिट थी, बिकॉज उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत जगह में से मैनेजमेंट होता है, लाइक जयपुर, जोधपुर और भोपाल, इन सब जगह होता है, कोटा, लेकिन जो बेंटिक होता है वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन 1831 में मैसूर में, कुर्ग में, बाद में और कच्चर में जब यहाँ होता है, तब वो अपनी पॉलिसी से थोड़ा सा डेविएट होते हैं और इन एरियाज़ को अपने एरिया में मिला लेते हैं, ठीक है। अब जो बेंटिक का इंडिया में रूल था एज ए गवर्नर जनरल, वो 7 ईयर्स था, 25 से लेके 1825 से 35 AD तक, ठीक है। उनकी जो ओल्ड पॉलिसी ऑफ वॉर थी, जो ओल्ड पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन, उसको उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। फिर जो बेंटिक थे उन्होंने और भी रिफॉर्म किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिफॉर्म, ठीक है। बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए। सबसे पहले ये लिया गया कि जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सो जो विलियम बेंटिक थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। फिर इनके टाइम पे जो इश्यूज थे इन्होंने उसको सॉल्व किया। सॉरी, जो ठग एक्टिविटीज़ थी उनको स्टॉप करने के लिए कैप्टन स्लीमन को इन्होंने अपॉइंट किया। बहुत लोगों को हैंग कर दिया ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो सकें। फिर बाद में 1789 AD में स्लेव्स जो बंगाल से एक्सपोर्ट किए जाते थे वो सारा स्टॉप किया गया और एक्ट भी लाया गया स्लेव से रिलेटेड 1811 और 1823 AD में। फिर जो चार्टर एक्ट था 1833 वाला AD, उसमें लॉ भी प्रॉपर बनाया दिया गया कि जो गवर्नर है वो एंड करेगा स्लेवरी को एज सून एज पॉसिबल। सो इसी के इम्पैक्ट में 1843 AD में स्लेवरी पूरी तरीके से इलीगल हो गई इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाद में 1860 AD में IPC जो हमारा इंडियन पिनल एक्ट, उसमें स्लेवरी को पूरी तरीके से एज अ क्राइम डिक्लेयर कर दिया। देन नेक्स्ट आता है एंग्लो नेपाल वॉर, जो स्टार्ट हुई थी 1814 से 1816 के बीच में, ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और ये एंड हुई है बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। देन 1854 में जब अवध को लॉर्ड डलहौजी ने माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे एक्वायर कर लिया अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस वक्त जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे अवध में वो थे जेम्स आउटन। इन्होंने ही एक रिपोर्ट दी थी कि
वहाँ अवध की जो पॉपुलेशन है वो बहुत पुअर तरीके से रह रही हो और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बहुत ख़राब है। तो इन्हीं की रिपोर्ट्स को बेसिस बना के अवध का एनेक्सेशन किया गया था। और उस वक्त जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे, ठीक है। फेब 1856 में एनेक्स्ट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, उसके अंडर जो सारे जितने भी स्टेट्स सॉरी एनेक्स्ट किए गए हैं, उसमें सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये मेन है। देन जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किए। लाइक उन्होंने पहली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में स्टैब्लिश कराया बिटवीन दी मुंबई एंड थाने इन 1853 एडी में, जो कि स्टार्ट किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने। और इनका मेन रीज़न इंडियंस को सपोर्ट करना नहीं था, इंडिया में डेवलपमेंट नहीं था। इसका मेन रीज़न था कि जो रॉ मटेरियल इंडिया में है उसको इनर पार्ट से इंडिया के डिफरेंट पोर्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाए, फिर उसको कैसे एक्सपोर्ट किया जा सके। दूसरा रीज़न था कि जो आर्मी है उसको इंडिया के रिमोट और डिस्टेंट एरियाज़ में कैसे भेजा जा सके आसानी से, और जो लोकल रिवॉल्ट जितने अलग अलग प्लेसेस में उठते हैं उन सबको कैसे दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम रेलवे का एक्सपेंशन था वो हुआ है कर्जन के टाइम पे, हालांकि कब हुआ, 1980 में। और स्टार्ट किसने किया था रेलवे, डलहौजी के टाइमिंग में, ठीक है। देन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था, इसको भी डलहौजी ने। किस लिए, ताकि थोड़ा सा कुछ पब्लिक वर्क से रिलेटेड डेवलपमेंट हो सके, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसे भी दिए थे, ओके। फिर लॉर्ड कैनिंग की टाइमिंग आती। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे भी कुछ अच्छे काम हुए थे, लाइक हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 एडी में, और उसमें सपोर्ट किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी। इसका जो सेक्शन 15 है उसमें विडो रिमैरिज और चाइल्ड बॉर्न, इसके कनेक्शन को भी बिठाया गया है कि विडो रिमैरिज से जितने भी बच्चे होंगे वो सारे लीगल बच्चे होंगे, ठीक है। देन विडो रिमैरिज को 2 लोगों ने और भी बहुत सपोर्ट किया था, केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री ने, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। उसमें जो केशव थे, उन्होंने 1899 में एक विडो आश्रम बनाया था, कहाँ पे, पूना में, भी इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर 1858 आता है, रिवॉल्ट के बाद में 1857 की। उसके बाद में क्वीन का प्रोक्लेमेशन होता है, उसमें इसको लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं, वही पढ़ते हैं इसको। कब पढ़ते हैं, 1 नवंबर 1858 में। और कहाँ होता है ये, इलाहाबाद में होता है। इसमें ये प्रोक्लेम किया जाता है कि जो कंपनी का रूल था पूरी तरीके से इंडिया में एंड हो गया। अब सारी जो पावर है डायरेक्टली किसके कंट्रोल में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। और गवर्नर जनरल का जो पोजीशन थी उसको भी हटा के अब कौन सी पोजीशन लाई गई इंडिया में, वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसी तरह फर्स्ट वायसराय कौन बन गए, लॉर्ड कैनिंग ही बन गए, ठीक है। फिर जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको इसमें सोवेरेन ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया 58 में। और बाद में एक और ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, वो कब हुआ था, जनवरी 1877 में, जहाँ पे उनको एक टाइटल दिया गया क्वीन विक्टोरिया को, केसरे हिंद का, ठीक है। देन अदर फैक्ट है, गवर्नर जनरल ऑकलैंड के टाइमिंग पे पहला एंग्लो अफगान वॉर होती है, कब, 1839 से 1842 के बीच में। देन लॉर्ड लिटन आते हैं एज ए गवर्नर जनरल, इनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होती है 1878 से 1880 एडी तक, ठीक है, फाइन। देन एक्ट 5 ऑफ 1843 में 43 स्लेवरी ये पास होता है, जिसमें स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है इंडिया से पूरी तरीके से। और उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड एलनबो। और इन्हीं के टेन्योर में जो सिंध होता है उसको भी ये लोग ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं, कब, 1843 में। फिर लॉर्ड एलनबर्ग के ही टाइमिंग में पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन एंग्लो अफगान रिलेशंस में ये स्टार्ट की जाती है, और ये कंटिन्यू होती है टिल लॉर्ड
नॉर्थ ब्रूक तक। इस पीरियड को बोलते हैं द पीरियड ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इस पॉलिसी को सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज मिला था जॉन लॉरेंस के टाइमिंग पे, क्योंकि इन्होंने इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, इवॉल्व किया था। इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसी पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ये जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी, ये एक आर्टिकल से ली गई थी जिसको पब्लिश किया था JWS विले ने, ठीक। देन फिर इंडिया का फर्स्ट सेंसस जो होता है, पहली जनगणना, वो होती है 1872 AD में ड्यूरिंग द लॉर्ड मेयो की टाइमिंग। लेकिन जो प्रॉपर एक रेगुलर सेंसस होता है वो कब होता है? 1881 AD में ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ लॉर्ड रिपन, ठीक है। देन जो लॉर्ड मेयो हमने ऊपर पढ़े थे, जिनके टाइम पे फर्स्ट हुआ था सेंसस, वो उनको ना मार दिया जाता है, ही वॉज किल्ड। जब वो अंडमान निकोबार में एक किसी विजिट के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ग्रुप में उनको किल कर दिया था। और जो उस ग्रुप को लीड कर रहे थे उनका नाम था शेर अली अफरीदी, ठीक है। ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जो अपने टेन्योर में ही किल किए गए थे, ठीक है। देन 1876 AD लिटन वायसराय बनते हैं। वो चेंज करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को टूवर्ड अफगानिस्तान। मतलब पहले मास्टरली इनएक्टिविटी की थी, अब ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सबसे पॉपुलर लिटन के टाइम पे क्या एक्ट आता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 AD। इसमें सारे इंडिया की जो प्रेस होते हैं उन पे बहुत ही हार्ड लाइसेंसिंग लगाई जाती है, इसीलिए इसको साइलेंसिंग एक्ट भी बोलते हैं। जितनी भी लोकल प्रेस होती है उसको पूरी तरह बंद करने की कोशिश की जाती है। अर्सिकन पेरी होते हैं, वो इस एक्ट को अ डेंजरस स्टेप टूवर्ड द इंडियाज राइट टू एक्सप्रेशन, ये टर्म देते हैं। देन एस एन बनर्जी इस एक्ट को बोलते हैं एज ए लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है। देन उसके बाद की टाइमिंग आती है 1883 फेब की। इसमें क्या होता है? एक एल्बर्ट बिल आता है जिसको लाते हैं सर CP एल्बर्ट। ये वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर होते हैं। इस बिल में ये होता है कि जो यूरोपियन जजेस होते हैं और जो इंडियन जजेस होते हैं उनको इस बिल के अंडर इक्वल पावर दी गई होती है, कि वो इक्वल पावर होती है दोनों को, इंडियन और यूरोपियन जजेस को, कि वो कोई भी अगर यूरोपियन कन्विक्ट भी है उसके जो क्रिमिनल केसेस हैं उसको दोनों ही लोग हैंडल कर सकते हैं और उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको सज़ा सुना सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं इसके यूरोपियन जो लोग होते हैं यहाँ पे, वो पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाते हैं। जो ये बिल होता है ना, इसने एक तरीके से जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन जो कास्ट के हिसाब से चल रहा था इंडिया में अभी तक, उसको एंड किया होता है। लेकिन ये जो बिल होता है इसको बहुत अपोजिशन मिलता है ब्रिटिशर्स से भी, नो, क्योंकि उनके प्रिविलेज एक तरीके से इससे ख़त्म हो रहे होते हैं, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ब्रिटिशर्स के केसेस को हैंडल कर सकते थे पहले। तो ये थी ये कंट्रोवर्सी एल्बर्ट बिल वाली, ओके। देन आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या थे? वो सबसे प्रो इंडियन वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के टाइमिंग में। तो इन्होंने कई अच्छे लीनियंट लॉ भी बनाए थे इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, जिसमें 100 से ज़्यादा मेंबर्स फैक्ट्री में काम करते थे उसके लिए। तो उनके इस एक्ट को हम इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो कब लगा था? 1881 में। इसमें यह था कि जो भी बच्चे 7 ईयर से कम हैं वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, और 7 से 12 ईयर के एज के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन डेली वो 9 ईयर से कम उनके वर्किंग आवर रहने चाहिए, और महीने में उनके कम से कम 4 दिन की छुट्टी भी मिलनी चाहिए, ठीक है, फाइन। देन एग्जैक्ट 10 ईयर्स के बाद में, इसे मैंने +10 लिख रखा है जस्ट टू रिमेंबर यू, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है इन 1891 में। इसमें जो वीक हॉलीडेज थे उनको पॉसिबल बनाया गया, ठीक है। देन लॉर्ड रिपन जो हैं, इनको हम फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट किया था। देन चार्ल्स मैककार्थ, इन्होंने क्या किया था? जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस थे इन्होंने भी हटा दिए थे, इसलिए इनको हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते हैं। देन 1784 AD में जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने एक
एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता इस्टेब्लिश की थी, और बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर इन 1861 में। फिर कनिंघम को 1871 में उसको सेपरेट बॉडी बना के उसका डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन जब 1899 से 1905 में कर्जन का टाइमिंग आता है, तब जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में और सेंट्रलाइज फॉर्म में डेवलप होता है 1901 में। और 1902 में जॉन मार्शल को अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस बॉडी। तभी से थोड़ा आर्कियोलॉजिकल चीज़ें इंडिया में डेवलप होना सीरियसली शुरू होती हैं, जो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जो स्टोन एज और पूरा IVC वाला जो चैप्टर है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फाइन। देन कर्जन के टाइम पे एंशियंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1904 में, जिसमें वो 50,000 पाउंड को एलोकेट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। फाइन। देन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो बोलते हैं कि कर्जन का जो टेन्योर इंडिया में बहुत बुरा है, और वो उसको कंपेयर करते हैं किससे? मुगल एम्पर औरंगजेब से। वी नो औरंगजेब इज नोन फॉर हिज क्रूअल रूलिंग एरा। ठीक है। देन 1905 लॉर्ड मेयो ये रिप्लेस करते हैं लॉर्ड कर्जन को, और जॉन मॉर्ले ये बनते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये दोनों प्रपोज करते हैं पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1909, जो फेमस है किस बात के लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। ये इसी में ग्रांट किया जाता है, इसी रिफॉर्म्स के अंडर। देन टेन्योर किसका शुरू होता है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का। इनका पूरा नाम था चार्ल्स हार्डिंग। इनका शुरू होता है, तो इनके टाइम में क्या होता है मेजर काम? जो कैपिटल थी इंडिया की तब तक कोलकाता थी, जिसको ये शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली में, और क्वीन मैरी और जॉर्ज 5 को इंडिया इनवाइट किया जाता है, और एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली में, जिसको कहते हैं थर्ड दिल्ली दरबार 1911 AD में। इस दरबार में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, उसको अबॉलिश किया जाता है, और अनाउंस किया जाता है कि जो इंडिया की कैपिटल है वो ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता टू दिल्ली। सो इसमें इतना ही है।